ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था पाकिस्तान बेस्ड टेरर कैंप्स और टेररिस्ट के अगेंस्ट। लेकिन अगर हम दुनिया भर में इस ऑपरेशन सिंदूर पर जो प्रतिक्रिया आई है, जो दुनिया भर की मीडिया ने छापा है, जो उनकी सिविल सोसाइटीज़ वगैरह बात कर रहे हैं, तो ये भारत की एक पुरानी कमज़ोरी डेफिसिट इन नैरेटिव वॉरफेयर को उजागर करता है। और हम अपना व्यू पॉइंट सही तरीके से शायद दुनिया के सामने नहीं रख पा रहे हैं, या फिर दूसरी साइड का व्यू पॉइंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब आज के दौर में जब सोशल मीडिया, इंटरनेट और ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा है, 21 सदी की जो वॉरफेयर है वो मैदान से उतर कर सोशल मीडिया और इंटरनेट फोरम्स पे आ गई है। इसे बैटल ऑफ नैरेटिव्स बोलते हैं और इसमें हम थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं। कुछ कर सकते हैं, काफ़ी लोगों ने कहा है इस बारे में। मेरा मानना है कि हम रूस से थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, कैसे उन्होंने 3 साल के दौरान, जब यूक्रेन की वॉर के बाद, कैसे उन्होंने पूरी जो बाजी है जो उनके खिलाफ थी नैरेटिव के अंदर, जंग तो जो मैदान में जंग हो रही है वो तो अलग बात है, लेकिन जो दिमाग की जंग होती है उसको कैसे उन्होंने अपने अगेंस्ट से अपने पक्ष में पलट लिया। क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं और कैसे हम इस 21 सदी की जो हाइब्रिड वॉरफेयर है उसमें आगे हो सकते हैं। मेरा अनुभव जो है रूस के हिसाब से, तो क्या कर सकते हैं, आइए चलते हैं। सबसे पहले आखिर समझते हैं कि सिचुएशन क्या थी। अब इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस साइड के सपोर्ट करते हैं, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, लेकिन जो ऑफिशियल लाइन है वो है कि रशिया ने फरवरी 2022 में यूक्रेन को इन्वेड किया, या यूक्रेन में उन्होंने जंग छेड़ दी, और जो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है उससे रूस के ख़िलाफ़ सैंक्शंस लगा दिए। और इसके अलावा ना सिर्फ उन्होंने सैंक्शन लगाया, बल्कि इसके अलावा उन्होंने रूस से जुड़ी हर चीज़ पे प्रतिबंध लगा दिया। रूस के लेखक, रूस का कल्चर, रूस की भाषा, रूस का मीडिया, हर तरह की जो भी रूस से संबंधित चीज़ें थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और तो इस तरह से जो माहौल था रूस के खिलाफ एक तरह से बन गया था, क्योंकि रूस ने जो है यूक्रेन में इन्वेड किया था। अब ये जो बात है सही है गलत है इस पर हम डिस्कस नहीं करें, क्योंकि हमारा पॉइंट ये नहीं है कि लड़ाई सही होती है गलत होती है, लड़ाई ख़राब होती है, लेकिन हमारा मुद्दा वो नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि आज 3 साल बाद जब हम सिचुएशन देखते हैं तो काफ़ी हद तक जो नेगेटिव नैरेटिव था रूस के खिलाफ, वो पूरा नैरेटिव नेगेटिव नहीं है, थोड़ा सा पॉजिटिव भी हो गया है। काफ़ी अल्टरनेटिव व्यू भी आ गए हैं और काफ़ी लोग जो है रूस के सपोर्ट में भी हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बाजी पलटी कैसे, और ऐसा क्या रूस ने किया जो हम भी कर सकते हैं, हम उनसे सीख सकते हैं, और क्या करना ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स रूस ने उठाई और क्या हम सीख सकते हैं। सबसे पहला जो काम रूस की सरकार, वहाँ की मीडिया ने किया, उन्होंने जो पूरा अटेंशन था अपना, है ना, पूरा अटेंशन वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ जाने के जाए ग्लोबल साउथ की तरफ शिफ्ट किया। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है दुनिया का 20 से 25% उसकी आबादी है, और जो ग्लोबल साउथ है, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है, भारत, चीन, इंडोनेशिया, तुर्की, मैक्सिको, इस तरह के जितने भी कंट्री हैं उनकी जो आबादी है दुनिया में ज़्यादा है, वो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, और अगले 20-30 साल उनकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो रूस ने 70% इससे फोकस किया, हाँ, बजाय इसके कि वो 25% की जो जनता है उसको कन्विंस करे कि भाई वो जो कर रहा है वो सही है। ठीक, तो उन्होंने किया कैसे? सबसे पहला जो सैंक्शंस रूस के ऊपर लगे थे वो वेस्टर्न कंट्री से लगाए थे, और उसके तहत जो रूस के बैंक हैं उनको, जो वेस्टर्न सिस्टम होता है फाइनेंशियल सिस्टम, उसमें रोक लगा दी गई एक्सेस करने पर। और जो स्विफ्ट सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो है 2 बैंक दूसरे देशों एक दूसरे के थ्रू बात करते हैं, मतलब स्विफ्ट सिस्टम होता है कि भाई एक देश का बैंक दूसरे देश के बैंक से कैसे बात करता है, उस पर रोक लगा दी। तो रूस के जो बैंक हैं अब दुनिया भर के बैंकों से बात नहीं कर पाएंगे, ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो रूस ने ग्लोबल साउथ कंट्रीज को कहा, भाई देखो मैं जो है मैं रूस हूँ, मैं आपको तेल, खाद और गेहूँ बेचना चाहता हूँ, लेकिन जो वेस्टर्न देश है, ये पश्चिमी देश है, इन्होंने सैंक्शंस लगाए, इससे आपका नुकसान हो रहा है, मुझे नहीं, मैं तो बेचने को तैयार हूँ,
मैं तो बेचने को तैयार हूँ, लेकिन अगर आपके देश में भूखमरी की समस्या होती है तो उसके लिए जिम्मेदार हैं पश्चिमी देश, उनके सैंक्शन जो उन्होंने अपने हिसाब से लगाए हैं, जो आपसे नहीं पूछा है। मैं रशिया हूँ, ये पश्चिम देश हैं, ये मुझ पे सैंक्शन लगा रहे हैं आपसे बिना पूछे, और उसमें नुकसान आपका हो रहा है, पश्चिमी देशों का नहीं। ठीक है, तो ये पश्चिमी देश इस सब की क्राइसिस के जिम्मेदार हैं, ये दुनिया भर में परेशानी पैदा कर रहे हैं। तो ये जिसे बोलते हैं ना, ये है विलन इस पिक्चर के। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो पॉइंट था जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो भारत के केस में बहुत बहुत पब्लिश हुआ, जिसके बारे में बहुत चीज़ बात की गई, वो था कि रूस ने जो हिस्टोरिकल जो सोवियत यूनियन थे, मतलब सोवियत यूनियन का टूटने के बाद जो रूस बना, लोग जो है रूस को ही सोवियत यूनियन का जो है एक जिसे बोलते हैं ना हिस्सेदार मतलब मानते हैं, पैतृक मान लेते हैं कि भाई उसका हिस्सेदार वही है, रूस सोवियत यूनियन को मान लेते हैं। तो रूस ने जो सोवियत यूनियन की अच्छी इमेज थी, जब सोवियत यूनियन ने जब जैसे कि 1971 में जब बांग्लादेश की को आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो पश्चिमी देशों ने, अमेरिका ब्रिटेन ने अपना जो है जहाजी बेड़ा भारत को रोकने के लिए बंगाल की खाड़ी में भेजा। तो जो सोवियत यूनियन है, उन्होंने अपना जो सबमरीन फ्लीट है उसके आगे आगे भेज दिया, और वो एक तरह से ढाल बन गए भारतीय नौसेना और पश्चिमी जो बेड़ा, जहाजी बेड़ा, जो एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह थे, उसके जो ढाल बन के खड़े हो गए। तो इस तरह से उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में मदद की, और भारत उस समय इतना पावरफुल नेशन नहीं था। तो एक तरह से यूँ उन्होंने कहा कि भाई जब भारत वीक था तब रूस भारत के साथ खड़ा रहा, और भारत की उसने उस संकट के समय मदद की पश्चिमी देशों के खिलाफ। आज रूस अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है नेटो के खिलाफ। नेटो जो है यूक्रेन को ढाल बनाकर रशिया को कमज़ोर करना चाहता है, रशिया को तोड़ना चाहता है। तो एक तरह से उन्होंने नैरेटिव सेट किया कि भाई अब ये जिम्मेदारी है भारत के लोगों की या भारत की कि वो रूस को पश्चिमी देशों के खिलाफ सपोर्ट करे। ऑफिशियली भारत की सरकार जो चाहे कहे, लेकिन ये नैरेटिव वॉरफेयर है, ये परसेप्शन बेस्ड रियलिटी, परसेप्शन बेस्ड नॉट रियलिटी। तो लोगों के दिमाग में एक सिंपैथी क्रिएट करना कि भाई देखो, हम मुसीबत में आपके साथ खड़े थे, आज हम मुसीबत में हैं, आप हमारे साथ खड़े होइए, ताकि हमारी ये दोस्ती चली आ रही है काफ़ी सालों से, जिसमें कोई बाधाएं नहीं आई, हमने एक दूसरे की मदद की, या आपकी मदद हमने की, आपको सबमरीन दिए, टेक्नोलॉजी मदद की, तो आज आपकी बारी है हमें मदद करने की। तो ये इस तरह से नैरेटिव सेट किया गया। और तीसरा पॉइंट जो कि जो सोवियत यूनियन है, उन्होंने अफ्रीका के जो कई देश हैं, अफ्रीका के कई देशों को उन्होंने जो ये यूरोपियन देशों से ये था आज़ादी की लड़ाई मदद की थी। मतलब भारत को आज़ादी 1947 में मिल गई थी, लेकिन अफ्रीका के बहुत सारे देश जो थे उनको आज़ादी देर से मिली, 1960-70 उस दशक में मिली। तो उन पर यूरोपियन देशों का कब्जा था। तो सोवियत यूनियन ने उन देशों की काफ़ी मदद की थी, उनके जो लीडर्स थे उनको पढ़ने में, हथियार में, या जिस भी तरह की मदद दी गई। तो रूस ने जो अफ्रीका के देशों में जो वेस्टर्न नेशंस के खिलाफ गुस्सा है, वेस्टर्न नेशंस को लगता है कि अफ्रीका के देश आज भी उनको गुलामों की तरह देखते हैं, उनको सिर्फ एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, वहाँ डेवलपमेंट होना देना नहीं चाहते हैं। मतलब अफ्रीका के बहुत से देशों में जो है खाने हैं, यूरेनियम है, गोल्ड है, कॉपर है, उनकी खदानें हैं, और उनको लगता है कि यूरोपियन देश सिर्फ ये खदानें चाहते हैं और पैसा अपनी जेब में भर लेते हैं और हमें मदद नहीं करते हैं। ये अफ्रीका के बहुत सारे लोगों का मानना है, देशों का। तो रूस ने इस चीज़ को बढ़ाया कि देखो, ये वेस्टर्न नेशंस जो हैं आपका हमेशा जो है एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, हम सोवियत यूनियन के टाइम से आपकी मदद करते आ रहे हैं, तो आप जो है हमारे साथ खड़े होइए। आप जो वेस्टर्न नेशंस हैं, इनका जो एक रवैया रहा है दुनिया को एक्सप्लॉइट करने का, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं यूक्रेन में, पूरे वेस्टर्न ब्लॉक के खिलाफ, तो आज हमारे साथ आइए। ठीक है, तो इस तरह से जो है उन्होंने ये कहा। और जो भी अफ्रीका के लीडर्स ने रशिया में विज़िट किया, उस इवेंट को अच्छे से हाईलाइट किया गया, बताया गया कि कैसे जो है मॉस्को या रूस जो है इन देशों के बहुत ही साथ है और इन देशों का जो एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहता। और इसके अलावा जो कुछ कंट्रीज़ हैं, साहेल रीजन जैसे हो गया अफ्रीका में, तो वहाँ पे तख्तापलट के बाद जो सरकारें आई, सैनिक शासक जो था, एक जो पुराना जो सैन्य शासक था वो प्रो वेस्टर्न था, अब जो है वो प्रो रशियन है।
तो इस तरह से जो है काफ़ी सारे जो अफ्रीका के देश हैं वो अब एक तरह से रशिया के डायरेक्ट सपोर्ट में नहीं, कोई डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता, पर एक जो परसेप्शन में है, जो लोगों का जनमानस है, वो रशिया के फेवर में आ गया है। ठीक है। जो चौथा पॉइंट था कि ये मुझे नहीं पता रशियन मीडिया ने किया है किस तरह से किया, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थे जिन्होंने सैंक्शंस लगाया रूस के खिलाफ, वो सभी को कह रहे थे कि भाई आप जो है रूस से ट्रेड मत करो, रूस से तेल मत खरीदो, खाद मत खरीदो। लेकिन ये पाया गया कि ये कंट्रीज़, यूरोपियन देश जो है आज भी गैस का इंपोर्ट कर रहे हैं रूस से। अमेरिका जो है वो रशिया से यूरेनियम खरीद रहा है। तो एक तरह से ये वेस्टर्न हिपोक्रेसी है, कहते हैं डबल स्टैंडर्ड, कि आप चाहते हो कि हम रूस से व्यापार ना करें, आपने सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन आप खुद जो है व्यापार करना चाह रहे हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, ये वेस्टर्न हिपोक्रेसी है। रूस ने इसको एक्सपोज किया और इस तरह से जो ग्लोबल साउथ है उसमें एक नैरेटिव सेट किया वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ कि देखो ये अपने मतलब के लिए सैंक्शंस लगाते हैं और अपने मतलब के लिए जो चीज़ होती है उसको सैंक्शन से हटा देते हैं, है ना। तो जो आपके फ़ायदे की चीज़ है उस पर तो सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन जो इनके फ़ायदे की उस पर सैंक्शंस नहीं लगाए। तो ये होगा आपका चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट जो है पांचवा पॉइंट जो था कि जो बहुत कहा गया बार बार, जिसको हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर जी उन्होंने भी कहा कि जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, जिसको लेकर के वेस्टर्न वर्ल्ड या बहुत सारे जो पश्चिमी देश बोलते हैं कि रूस ने जो है यूक्रेन पे हमला करके जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उसको वायलेट किया है। रूल्स बेस्ड ऑर्डर के हिसाब से जो है आप किसी देश में हमला नहीं कर सकते, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रूस ने कहा कि भाई पश्चिमी देशों ने खुद इसका वायलेशन किया है कई बार, जब उन्होंने दूसरे कंट्रीज़ पर अटैक किया बिना किसी की सहमति से अपने हिसाब से। तो ये कौन सा रूल बेस्ड ऑर्डर है? और जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है जिसकी पश्चिमी देश बात करते हैं वो 1945 में लिखा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। उस समय दुनिया में जो पावर स्ट्रक्चर था उसमें ब्रिटेन एक पावरफुल कंट्री हुआ करता था, फ्रांस एक पावरफुल कंट्री हुआ करता था, लेकिन आज जो है भारत एक पावरफुल कंट्री इमर्ज हो गया है। ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, तुर्की है, मेक्सिको है, अल्जीरिया है, ऐसे बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो आज का जो नियम है, आज का जो जियोपॉलिटिकल सेटअप है और आज का जो मान लीजिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सेटअप है वो 1945 के नियम के हिसाब से नहीं चल सकता। तो अगर पश्चिमी देश कह रहे हैं कि रशिया ने रूल्स वायलेट किए हैं, तो वो कौन से रूल हैं? ऐसे रूल जिनमें जो आज की पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनका तो कुछ योगदान था ही नहीं। अगर आपने नियम बनाए 1945 में तो हम भारत हैं, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। आप नए नियम बनाओ आज की रियलिटी के हिसाब से, जिससे हमारा कंट्रीब्यूशन भी हो। तो रूस ने ऐसा करके कहा कि भाई रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो है वो एक औपनिवेशिक के बाद का एक तरीका है पश्चिमी देशों का कंट्रोल करने का। तो ये एक अगेन एक हिपोक्रेसी है, इसको नहीं मानना चाहिए। ठीक है। तो छठा पॉइंट है, ये बहुत स्मार्टली किया गया है और ये बहुत बार बार इसको कहा गया है मीडिया के थ्रू, फोरम्स के थ्रू, जबकि ये इसका कोई सेंस नहीं बनता था। तो ब्रिक्स करेंसी नाम से एक आइडिया फ्लोट किया गया कि भाई डी डॉलराइजेशन, रूस को जो है फाइनेंशियल सिस्टम जहाँ था जो कि डॉलर डोमिनेटेड है उससे कट ऑफ कर दिया गया। तो रूस ने कोशिश की अपनी करेंसी में ट्रेड करने की, रूबल में, और वो बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ अब उन करेंसीज में ट्रेड कर रहा है। तो डी डॉलराइजेशन का आइडिया फ्लोट किया कि भाई देखो अगर इस तरह से जो है अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड दुनिया भर में सैंक्शंस लगाता रहेगा और कहेगा कि भाई तुम रूस से ट्रेड मत करो, तो उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा। उन्हें जो है डॉलर के बजाय डॉलर को बाईपास करके अपनी करेंसी में ट्रेड करना पड़ेगा। तो इससे जो कॉन्सेप्ट निकला कि डी डॉलराइजेशन, कि डॉलर में ट्रेड कम होगा, इससे जो रिजर्व करेंसी स्टेटस है डॉलर का, यूएस डॉलर का, वो वीक होगा और इससे अमेरिका की ताकत कम होगी। ठीक, ये तो एक कॉन्सेप्ट है और ये कुछ नया नहीं है। डी डॉलराइजेशन जो है नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इस पर बहुत सालों से बात हो रही है, बहुत टाइम से बात हो रही है, कुछ नया नहीं। लेकिन जो रशिया ने जो कॉन्सेप्ट फ्लोट किया वो था ब्रिक्स करेंसी, कि वही जो ब्रिक्स कंट्री हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये मिलके अपनी एक नई करेंसी, रिजर्व करेंसी लॉन्च करें, इसको ब्रिक्स करेंसी। ठीक है। अब इस करेंसी में ये डॉलर को टक्कर देगी और क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनमें दुनिया की आधी तो नहीं, 40 से 55%, 40 से 50% नहीं,
40 से 45% आबादी रहती है, और भी जो कंट्रीज़ ब्रिक्स के मेंबर हो गए हैं उनको मिलाकर ये एक पावरफुल ब्लॉक बन सकता है जो कि वेस्टर्न ब्लॉक को टक्कर दे सके। अब मज़े की बात ये है कि जितने भी देश आए हैं, ज़्यादातर भारत ने तो मना कर दिया कि ब्रिक्स करेंसी का कोई सेंस नहीं बनता। आप डॉलर में काम घटाना चाहते हैं, सही बात है, लेकिन आपको एक नई करेंसी क्यों चाहिए? क्यों ना हम अपनी करेंसी में ट्रेड करें, यानी कि रूबल रुपी या फिर येन रूबल, या इस तरह से हम ट्रेड करते हैं ताकि हम डॉलर को बाईपास कर सकें, लेकिन रिजर्व करेंसी नाम की चीज़ दोबारा ना आए। तो ये भारत के बहुत सारे फोरों से भारत ने मना कर दिया कि इसके कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इवन चीन की तरफ से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, लेकिन इसको जानबूझ के फ्लोट किया गया बार बार, ताकि जो है एक साइकोलॉजिकली प्रेशर बनाया जाए वेस्टर्न वर्ल्ड पे, और दुनिया को भी बताया जाए कि भाई डॉलर जो है उसकी वो हमेशा के लिए नहीं है, उसका अल्टरनेटिव हो सकता है। और जब कैज़ान में ब्रिक्स फोरम था, जिस पे जब ब्रिक्स कंट्रीज़ के लोग पहुँचे और काफ़ी सारा जो मेंबर्स जो जैसे बोलते हैं ऑब्जर्वर मेंबर्स बनना चाहते हैं, उनके जो राष्ट्र अध्यक्ष पहुँचे, तो वहाँ पे रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक नोट फ्लोट किया ब्रिक्स करेंसी, जो कि एक कॉन्सेप्चुअलाइज था, वो रियल नहीं है, ऐसा कुछ कहा गया। और इस पर बहुत इंटरनेट पर बहुत बहस हुई, और अमेरिका के बहुत लोगों को प्रतिक्रिया देनी पड़ी कि भाई देखो, अगर ऐसा होता है तो डॉलर की जो वैल्यू है ख़त्म हो जाएगी और हमारा जो डोमिनेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन ये स्मार्टली किया गया, ये परसेप्शन बिल्ड किया गया कि दुनिया में जो है डॉलर का अल्टरनेटिव है और यूएस की सुप्रीमेसी हमेशा के लिए नहीं है। और एक तरह से लोगों को होप दी गई, जो काफ़ी देश जो परेशान होते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के, जो जिसे बोलते हैं सैंक्शंस थ्रेट से, उनको एक होप दी गई कि भाई देखो, एक ऑप्शन आपके पास और है, तो आप जो है हमारे साथ खड़े हो सकते हो। अगेन ये परसेप्शन है, आपसे कहा नहीं जा रहा है कि आप जो है अमेरिका का विरोध करो या वेस्टर्न वर्ल्ड का विरोध करो या हमारे साथ आओ। आप कैसे अल्टरनेटिव हो गया है, आप ये ऑप्शन हो सकता है अगर आप परेशान हो किसी ज़माने में, फ्यूचर में, तो आपके पास दोनों तरह से काम करने के ऑप्शन है, इसके साथ भी उसके साथ भी। ठीक है, सातवां पॉइंट जो है, सातवां पॉइंट जो था, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसके बारे में बहुत पहले कभी डिस्कशन हुआ नहीं और कहा नहीं गया। वो था कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, जो रूस है वो ब्रिक्स का मेंबर है, और शंघाई कॉरपोरेशन जो कि चीन का एक फोरम है उसका मेंबर भी है। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट फ्लोट किया, मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या है कि भाई जो करंट सेटअप है दुनिया का, जैसा कि मैंने कहा, तो उसमें जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है या वर्ल्ड बैंक हो गया या आईएमएफ हो गया या जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें जो पुराना सेटअप है, मतलब पुराना जो 1945 का जो सेटअप था, उसके हिसाब से कुछ कंट्रीज़ को वोटिंग राइट्स ज़्यादा है। यूँ कह सकते हो कि जो वेस्टर्न ब्लॉक का उसका दबदबा है डिसीजन मेकिंग के अंदर। ठीक है, चीन ने काफ़ी जो है सेंधमारी की है, अभी काफ़ी जगह चीन का डोमिनेंस बढ़ा है, लेकिन अभी भी काफ़ी जगह पे वेस्टर्न ब्लॉक का जो है डोमिनेंस है, जैसे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उसमें डोमिनेंस है। तो रूस ने कहा कि अब हम एक आइडिया फ्लोट करते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड है कि भाई अब जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है, उनका भी कुछ वॉइस होना चाहिए, उनका भी हक बनता है। दुनिया भर के जो अफेयर्स हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं, या दुनिया भर में जो समस्याएं हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर टेररिज्म हो गया, उन सब में जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, उनका भी हक बनता है बोलने का, क्योंकि वो भी हिस्सेदार है दुनिया के। भारत में दुनिया के हर छठा आदमी दुनिया का भारतीय है, तो भारत का भी अब बोलना बनता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म हो, भारत उसमें मेंबर बने। ठीक है, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड आइडिया रशिया ने फ्लोट किया कि अब जो है जो सिस्टम था जो डोमिनेट करता था वेस्ट से, उसकी जगह हम करते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड, जहाँ पे हर किसी को बोलने की आज़ादी होगी, और जो आज़ादी होगी, और जो बाकी कंट्रीज़ है जिनको अभी तक उनका वॉइस नहीं था, उनको उनका व्यू पॉइंट काम नहीं होता है, उनको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट फ्लोट किया गया, और रूस ने तो रूस में ब्रिक्स टीवी नाम से एक चैनल भी शुरू किया गया 5 या 6 भाषाओं के अंदर। उस पर आइडिया प्रमोट कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं इंटीग्रेट करने की, जो ग्लोबल साउथ के जो है कल्चर है, आर्ट्स है, और भी जो चीज़ें उनको इंटीग्रेट करके एक कॉमन वॉइस बनाने की कोशिश की जा रही है इस तरह से, ताकि जो है जो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कंट्रीज़ आए, सब साथ मिलकर बैठें, और एक तरह से एंटी वेस्ट वॉइस जो बन रही है कि भाई जो वेस्टर्न वर्ल्ड डोमिनेट कर रहा है उसके खिलाफ एक फोरम बनाने की कोशिश हो रही है।
हालांकि भारत नहीं चाहता है कि एनटीओस फोरम बने, पर इसमें ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो चाहते हैं कि या तो वो परेशान है वेस्टर्न वर्ल्ड की डोमिनेंस से, या फिर वो चाहते हैं दोनों साइड रहना, ठीक है, छोटे कंट्रीज़। तो उसका एक उन्होंने रशिया ने एक कोशिश की, तो एक परसेप्शन अगेन बिल्ड कर दिया कि भाई अब दुनिया में हर कंट्री, हर नागरिक का जैसे कि उसको भी अधिकार है, तो उनका एक कर्तव्य बनता है कि जो रशिया का जो एफर्ट है ये मल्टीपोलर वर्ल्ड क्रिएट करने का, उसमें इसको सपोर्ट किया जाए, ठीक है, पश्चिमी देशों के खिलाफ। तो ये परसेप्शन है कि हाँ, रशिया का सपोर्ट करना ज़रूरी है पश्चिमी देशों के खिलाफ, क्योंकि जो पश्चिमी देश हैं वो अपनी डोमिनेंस मेंटेन करना चाहते हैं। ऐसा ऐसा एक इमेज क्रिएट की गई कि भाई पश्चिमी देश जो है यूक्रेन वॉर के थ्रू रशिया को दबाना चाहते हैं और अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो रशिया जो है सबके बिहाफ पर लड़ाई लड़ रहा है। तो ये बाकी दुनिया का कर्तव्य है कि अब रूस के साथ खड़े हो। ये एक परसेप्शन ऐसा बनाया गया। ठीक, एक बहुत ही जो अलग चीज़ की गई, जो कि इसका यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से कोई लेना देना नहीं है, पर वो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट मतलब रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है नेटो वर्सेस, जिसको भी यूक्रेन की लड़ाई, और जिसको अमेरिका बोल चुका है कि वो प्रॉक्सी वॉर है, मतलब नेटो वर्सेस रशिया, यूक्रेन एक प्रॉक्सी है। तो एक कल्चरल एंगल भी इसमें जोड़ा गया कि भाई उस समय जो जो पुराना यूएस एडमिनिस्ट्रेशन था, अभी का नहीं, 2022 की बात कर रहे हैं, तो वो लोग एलजीबीटी आइडियोलॉजी थी, एलजीबीटीक्यू आइडियोलॉजी और वोक आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे थे दुनिया भर में। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि जो ट्रेडिशनल कल्चर है एशिया में, जो इस तरह की आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते ज़्यादातर पब्लिक, तो उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे अपने एनजीओज़ के थ्रू, फिल्मों के थ्रू, बहुत चीज़ों के थ्रू। तो रूस ने जो है इसके अगेंस्ट बात करनी शुरू की। तो रशिया ने जो है इन पे पहले तो क्रैक डाउन करना शुरू किया कि भाई ये सब हम नहीं चलेंगे, ठीक है। और उन्होंने ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज़, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जैसे फैमिली, रिलीजन, है ना, उनका एक समाज में योगदान है, उसको प्रमोट किया। और ये भी है कि सिर्फ 2 ही जेंडर होते हैं, ना कि 50-60 जो कि ये वो वाले प्रमोट करते हैं। और उसको एज अ वे ऑफ लाइफ, ये जीने का तरीका है, परिवार, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, ये आपका धर्म और आपका कल्चर, आपका खान पान, ये जो जो है हर जगह जो अलग अलग होता है वो इम्पॉर्टेंट है। और जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं जो सदियों से ये चीज़ जी रही हैं, तो रशिया ने इस चीज़ को प्रमोट किया, ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग। तो जो 2 देश थे जो इस वोक एजेंडा से परेशान हो चुके थे, जो परेशान हो चुके थे, तो रशिया ने अपने आप को एक सेवियर प्रेजेंट किया कि भाई देखो, हम ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ या ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के को सेव करना चाह रहे हैं, हम उसे बचाना चाहते हैं, हम उसके संरक्षक हैं, ठीक है। और जो पश्चिमी देश हैं वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं। वो एलजीबीटीक्यू आइडियोलॉजी जो कि माना नहीं जाता, तो उसको ख़त्म करना था। तो रशिया ने अपने आप को ऐसे सेवियर प्रेजेंट किया। तो रूस ने अपने आप को प्रेजेंट किया कि भाई देखो, हम जो है आपके बिहाफ पे, आपके लिए या आप सभी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उस पश्चिम या उस आइडियोलॉजी के खिलाफ जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है ना। तो हम रूस हैं, हम ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के सेवियर हैं। हम एक जिसे बोलते हैं एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें हमारी लड़ाई उन अधार्मिक ताकतों के खिलाफ है। हम धार्मिक या अधार्मिक ताकतों के खिलाफ है यूक्रेन जिसको कि पश्चिमी देश सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह से रूस ने अपने आप को प्रेजेंट किया और कहा कि अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि आपके ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ज़रूरी है, तो एक तरह से रूस जो है, रूस और हमारे बीच, आप और रूस के बीच, रूस और जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं जो ये सब मानती है, उनमें एक कॉमनैलिटी होगी, बराबरी है, और उनको रूस का सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा एक परसेप्शन बनाया गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी लोग जो है रूस के सपोर्ट में जाएंगे। एक और जो चीज़ रूस ने की जो कि वो थी क्वेश्चनिंग द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया वीडियो की कि जो रूसी मीडिया है, रूसी पत्रकार हैं, रूस से जुड़ी कई सारी चीज़ें जो हैं उनको वेस्टर्न वर्ल्ड में बैन कर दिया गया। रूस का कोई भी चैनल, रूस के बहुत सारी चीज़ें, लाइब्रेरी में किताबें, या रूसी कलाकारों का जो शो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड या और भी जगह बैन कर दिया गया। ठीक, मज़ेदार बात थी कि रूस ने कुछ भी बैन नहीं किया। मतलब कि
रशिया टुडे जो कि रूस का चैनल है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, गवर्नमेंट सपोर्टेड, गवर्नमेंट फंडेड चैनल है, उसको ब्रिटेन में बैन कर दिया गया। ठीक है, लेकिन रूस ने जो बीबीसी है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट फंडेड स्टेट मीडिया है, वो अभी भी एग्जिस्ट, वो अभी भी वहाँ पर वहाँ से रिपोर्ट कर रहा है। उनके पत्रकार जो अभी भी हैं, जो सवाल पूछ सकते हैं वहाँ के रूस के राष्ट्रपति पुतिन से। तो रूस ने दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो ये पश्चिमी देश बोल रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो ड्रामा है, मतलब रूस को हर बार अक्यूज़ किया जाता है, आरोप लगता है रूस के ऊपर कि भाई रूस में बोलने की आज़ादी नहीं है या अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, वहाँ पे जो है सरकार जो है हर विरोधी ताकत को दबा देती है। ऐसा रूस के खिलाफ कहा जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, रूस पे आरोप लगते रहते हैं कि भाई पश्चिमी देशों में आज़ादी है, आप सरकार को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। तो रूस ने कहा कि देखो ये हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, हम तो उनको अलाउ कर रहे हैं, वो तो हमारी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, वो मास्क में बैठ के चाहे जो लिख रहे हैं हम उन्हें अलाउ कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी मीडिया को अलाउ नहीं कर रहे हैं, है ना। वो कह रहे हैं कि भाई जो है हमारा जो मीडिया है वो प्रोपेगेंडा वेबसाइट है, वो झूठ मूठ छापता है ना। इस बेसिस पे वो जो है रूसी मीडिया को बैन कर रहे हैं, लेकिन हम रूस के अंदर पश्चिमी मीडिया को अलाउ कर रहे हैं, भले ही वो झूठ छापे सच छापे। तो फ्रीडम एक्सप्रेशन किसके पास ज़्यादा है, कहाँ पे ज़्यादा है, हमारे देश में कि तुम्हारे देश में? ठीक है, तो इस चीज़ से काफ़ी कुछ जो है वेस्टर्न मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है, ये जो बार बोलते हैं फ्रीडम एक्सप्रेशन है, वो डाइल्यूट होगी। किसी ने माना ही नहीं कि भाई देखो तुमने उन सबको बैन कर दिया, वो तो कर ही नहीं रहे, तो फिर फ्रीडम एक्सप्रेशन वहाँ ज़्यादा है ना, एक तरह से अभिव्यक्ति आज़ादी वहाँ ज़्यादा है एक तरह से। तो इस तरह से और भी बहुत चीज़ें हुई, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि जो अभिव्यक्ति आज़ादी का बोल रहा था कि भाई रूस जो है एक जिसे बोलते हैं ना कि 19वीं सदी का मुल्क है, जहाँ पे राजा की राजशाही चलती है, वहाँ पे सारे विरोध दबा दिए जाते हैं, ये होता है वो होता है, तो वो नैरेटिव फेल हो गया। ठीक है, यहाँ पर रूस ने अपने एक्शन से ये फेल कर दिया। एक चीज़ और जो रूस ने की वो थी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड कस्टमाइजेशन ऑफ कंटेंट। इसका मतलब क्या है कि भाई देखिए, रूसी जो मीडिया है वो करीबन 30 भाषाओं में पब्लिश होता है, हिंदी में भी है, वो स्पेनिश में, अरबिक में है, वियतनामीज़ में है, और भी ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं उनमें पब्लिश होता है। तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में बता रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि वो कस्टमाइज़ कर रहे हैं लोकल के हिसाब से। जैसे कि मैंने कहा ना, 1971 की लड़ाई से उन्होंने कनेक्शन जोड़ दिया, ऐसा उन्होंने भाई कई देशों के साथ रिपोर्टिंग में किया, और जो रूस और उस देश के अच्छे रिश्ते हैं उसकी याद दिलाई, और उसको लोकल भाषा में पहुँचाया गया। ठीक, तो एक तरह से जो है जिन देशों में रूसी मीडिया बैन नहीं है, ठीक है, पश्चिमी देशों में तो बैन था, लेकिन जिन देशों में रशियन मीडिया बैन नहीं है, वहाँ पे लोगों को एक रूसी पर्सपेक्टिव देखने को मिला कि जो पर्सपेक्टिव है रूस का वो क्या है, वो क्या बोलते हैं इस बारे में। तो उससे जो है एक जो 3 साल के अंदर 2022 से 2025 में धीरे धीरे करके जो शुरुआती जो नरेटिव था वेस्टर्न मीडिया का कि रूस ऐसा है वैसा है, ठीक है, वो बदलता गया। अब लोगों का जो है वेस्टर्न मीडिया से भरोसा पूरी तरह नहीं था, लेकिन उनके पास एक और व्यू पॉइंट भी आ गया, वो देखते रहे, वो अपनी भाषा में था, तो ऐसा चलता गया। और तो कुल मिला के अगर 3 साल का हम ओवरऑल चीज़ देखें जो कि रूस ने किया, इसके अलावा क्या हुआ कि जो वेस्टर्न मीडिया या वेस्टर्न लीडरशिप है उसके बहुत कन्फ्यूजिंग मैसेजेस आते गए। कभी वो रूस पर सैंक्शंस लगाते हैं, और कभी वो एग्जाम कर देते हैं कि भाई हमको तेल खरीदना है तो वो चीज़ सैंक्शन में नहीं है। कभी वो भारत को प्रेशराइज़ करते हैं, ठीक है, कभी भारत को प्रेशराइज़ करते हैं कि भाई तुम तेल जो है इसी पे ख़रीदो या तेल मत खरीदो, ठीक है, या फिर कई भारत को बदनाम करते हैं कि भाई हम रूस को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी वॉर को फंड कर रहे हैं, जबकि वो हमसे ज़्यादा तेल खरीद रहे हैं। तो जो ये कन्फ्लिक्टेड रिपोर्टिंग आई, इसमें सिर्फ जो एक होता है ना जो मोरली सुपीरियर कॉम्प्लेक्स, जो वेस्टर्न मीडिया ने एक मोरली सुपीरियर कॉम्प्लेक्स पहन के भाई देखो हम तो अच्छे लोग हैं, हम सब करते हैं, और तुम जो है उस रूस से बातचीत करके तेल खरीद के तुम एक बुरे आदमी का सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन अगर हम खरीदे तो हम बुरे आदमी का सपोर्ट नहीं कर रहे, हम हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, तो हम तो करेंगे, तुम मत करो। तो इस तरह से कन्फ्यूजिंग मैसेज आया, कन्फ्लिक्टेड मैसेज आया, तो उससे क्या है कि जो धीरे धीरे करके जो भी यूक्रेन को जो सपोर्ट मिला शुरुआत के अंदर, या रशिया का जो बदनामी हुई थी शुरुआत में जब उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया था, वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता गया। 3 साल के बाद आज ये सिचुएशन ये है कि आज जो है जो
अमेरिकन मीडिया था जो कि सबसे ज़्यादा फेवरेबल था यूक्रेन का, जिन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया था, मतलब डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी, वो भी उसके खिलाफ लिखने लग गए हैं, है ना। वो भी अब रशिया के फेवरेबल, मतलब रशिया को पॉजिटिव में प्रेजेंट करने लग गए हैं। 3 साल में सिचुएशन इस तरह से बदल गई है। तो इस तरह से जो सिचुएशन जो जैसे कुछ यूरोपियन लीडर्स हैं जो कि रूस के फेवर में बोलते हैं, रूस के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, तो इससे जो कन्फ्यूजिंग मैसेज था उससे रशिया को फ़ायदा हुआ। लेकिन कुल मिला के जो रशिया की अप्रोच थी, जो 70 से 75% ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ है उनको अप्रोच करना, उनको अपने साथ रखना, ना कि जो 25 से 30% वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको कन्विंस करना कि भाई जो कर रहे हो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ठीक है, मैं फिर कहूँगा कि मैं नहीं कहूँ गलत क्या है सही क्या है, हम ये बात कर रहे हैं बैटल ऑफ नैरेटिव्स की। सही गलत वहाँ मैटर नहीं करता, ये परसेप्शन बिल्ड चीज़ें हैं। वॉरफेयर का एक तरीका होता है, ठीक है, जैसे प्रोपेगेंडा किसी कह सकते हो आप। तो किसका बेटर है, आप किस पे बिलीव करते हैं, क्योंकि हम यूक्रेन से हज़ारों लाखों हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, ना ही हम इस लड़ाई में इन्वॉल्व हैं। तो आप किस बात पे बिलीव करना पसंद करते हैं, परसेप्शन पे। जो साइड आप कन्विंस कर देगी वो परसेप्शन बिल्ड कर सकती है, और परसेप्शन जो बिल्ड होता है पब्लिक का, वो कभी ना कभी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भी फोर्स कर सकता है। तो इसेंशली हुआ क्या कि रूस की जो एक्सरसाइज थी ये, और जो यूरोपियन देशों और वेस्टर्न वर्ल्ड का जो रवैया रहा है मीडिया का, तो उस तरह से एक चीज़ ये होगी, भाई जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं वो सोचते हैं कि यार ये यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट है, यूरोप के देश आपस में लड़ रहे हैं, इसका हमसे क्या लेना देना, हम क्यों परेशान हो इस चीज़ में। ठीक है, हम तो सिर्फ ट्रेड करना चाह रहे हैं, करने तो हम कर सकते हैं, और वो खुद ट्रेड कर रहे हैं। तो इस तरह से जो 70% जो दुनिया है, 70 से 75% दुनिया, उसमें ज़्यादातर जो है रूस को फेवरेबल व्यू में देखती है। मैं ये नहीं कहूँ कि वहाँ की सरकार जो है रूस को मदद दे रही है, जो परसेप्शन जो नेगेटिव था वो एक न्यूट्रल या पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है, और यही एक खासियत है नैरेटिव बिल्ड करने की। तो रूस जो है उसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। और एक बार जब एक तरह से एक ज़माने में जब रूस जो था पूरी तरह से बैंड था, आज अमेरिका के राष्ट्रपति या रूस के राष्ट्रपति अमेरिका से बात कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, तो ये चेंज हो गया है। तो चलते हैं भारत क्या सीख सकता है, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी आर्म फोर्सेस ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है, उन्होंने बता दिया है कि वो वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज़ क्यों हैं। आतंक के खिलाफ जो है भारत अब पीछे नहीं हटेगा, कार्रवाई करेगा। लेकिन दुनिया को समझाना ज़रूरी है कि दुनिया हमारी तरफ से सोचे। तो ये एक हमारा नैरेटिव वॉरफेयर या नैरेटिव डेफिसिट है। वो लोग पाकिस्तान की साइड ज़्यादा ले रहे हैं, वो लोग एक तरह से पाकिस्तान जो है उसको विक्टिम प्रेजेंट किया रहा है कि भाई भारत एक बड़ा कंट्री है तो छोटे कंट्री पे हमला कर रहा है, तो भारत एक जो है वो अग्रेसर कंट्री से भारत गलत कर रहा है। ठीक है, ये नैरेटिव है, ठीक है। अगेन जो इंसान दक्षिण अमेरिका में किसी देश में बैठा है, अफ्रीका में बैठा है, वो लड़ाई से बहुत दूर है, उसको इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको वो क्या सोचता है, वो कैसे सोचता है, वो किस चीज़ से बिलीव करता है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो भारत को, जैसे कि बहुत लोगों ने कहा कि हमें मीडिया आउटलेट बनाना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि मीडिया आउटलेट्स के अलावा हमें जो है लोकलाइज करना पड़ेगा कंटेंट भाषाओं में, जैसे कि रूस ने किया, ठीक है। ये सफिशिएंट नहीं है कि जब आपके यहाँ अटैक हो तो आप लोगों से कहें कि भाई मैं सपोर्ट करो। ये ज़रूरी है कि आप रेगुलरली उनसे भी बातचीत करो, उनकी जो उनका वहाँ जो हो रहा है उसको भी अपडेट करो, अगर वहाँ कोई घटना होती है तो उसको भी कवर करो और भारत को सपोर्ट करो। हम करते हैं, भारत सरकार बहुत देशों की मदद करती है, लेकिन हम पब्लिश इतना नहीं करते हैं उनके बारे में। तो ये ज़रूरी है कि कस्टमाइज लोकलाइज कंटेंट देने से, और ये हिस्टोरिकल लिंक जैसे कि रूस ने किया 1971 की लड़ाई का, उससे बहुत फ़ायदा होता है। और एक कॉमन जो होता है गोल, जैसे कि रूस ने कहा है ना, कल्चरल फाइट वो आइडियोलॉजी के खिलाफ, या फिर रूल्स बेस्ड ऑर्डर के खिलाफ, या फिर डीडोलराइजेशन, या फिर या फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड, है ना, या फिर जो नुकसान हुआ ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ को हो सकता था, है ना, उनको गेहूँ खरीदने हो तो, लेकिन बैंक कट ऑफ हो गए रूस से चीज़ें खरीदनी है, तो मतलब रूस ने लोगों को बता दिया कि भाई देखो, पश्चिमी देश जो है हमसे लड़के आपका नुकसान कर रहे हैं, है ना, अब वो चाहे तो लड़ाई ख़त्म कर सकते हैं, पर वो लड़ हमसे रहे, नुकसान आप हो रहे हैं, तो आप हमारा साथ दो। और 70% आबादी जब अगर किसी के फेवर में जाती है तो फिर बाकी 30% भी सोचती है कि भाई ये क्या हो रहा है,
है ना। तो कहने का मतलब ये है कि नैरेटिव वॉरफेयर बहुत रियल है और हम रूस से कुछ एक चीज़ें सीख सकते हैं। एक कॉमन ग्राउंड बिल्ड करने की ज़रूरत है बाकी कंट्रीज़ के साथ, और कंटिन्यूसली उनके हिसाब से उनका और हमारे बीच में क्या कॉमनैलिटी है चीज़ों को लेके, कि चैलेंज को लेके, उस पे कंटेंट लोकल लैंग्वेजेस में और रेगुलर एंगेजमेंट जैसे कि रूस ने की, वो ज़रूरी है। तो नैरेटिव वॉरफेयर रियल है। और आप जो है सोशल मीडिया पे ट्वीट से या इंस्टाग्राम रील से आप लड़ाई नहीं जीत सकते। ये लड़ाई तो जंग जो जो ज़मीन पे होती है, जो हम जीत रहे हैं वैसे भी वो होती है। लेकिन आज 21 सदी में जो ज़माना है वो हाइब्रिड वॉरफेयर, जैसे मैंने कहा इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। अगर आप दूसरे देश की पॉपुलेशन को कन्फ्यूज़ कर दो, अगर उनकी सेना के खिलाफ भड़का दो, है ना, या उनकी सरकार के खिलाफ भड़का दो कि भाई सरकार जो कर रही है गलत कर रही है, अगर जैसे ना झूठ फैला के सोशल मीडिया या इस नैरेटिव वॉरफेयर के थ्रू, तो फिर वो आधी जंग जीत गए। तो इसलिए नैरेटिव वॉरफेयर को समझना, इसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। और हर देश की सरकार, बड़े देश जो पुरानी पावर्स रही हैं, मतलब सदियों से चल रहा है, कि पहली बात नहीं है, ठीक है ना। प्रचार और दुष्प्रचार, है ना, अपनी अपनी बहादुरी का प्रचार और सामने वाले की बहादुरी के खिलाफ दुष्प्रचार, ये ज़रूरी है, तभी आप इन चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको नैरेटिव वॉरफेयर के बारे में कुछ समझ आया होगा। मैं मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने जैसा देखा है और जैसा देखा है दुनिया भर के अखबारों में जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रतिक्रिया आई है, और मुझे लगता है कि ये समय आ गया है कि हम भी इस साइड पे जो हमारा एक डेफिसिट रहा है स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन में, उस पर काम करें और उस पर आगे बढ़ें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।